नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा बड़ौलिया। आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य की देन के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। कौटिल्य भारतीय राजशास्त्र के महान प्रणेता चिंतक रहे हैं। समकालीन महान यूनानी चिंतकों के समकक्ष कौटिल्य को माना जाता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रकारों में विशुद्ध रूप से राजनीतिक समस्याओं एवं विचारों का एक महान स्वतंत्र क्रमबद्ध शास्त्र के रूप में विवेचन करके कौटिल्य ने भारत के राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अपने को एक प्रमुख एवं अग्रणी विचारक बनाया है। ईसा की 3री-4वीं शताब्दी पूर्व जहाँ पाश्चात्य देशों में यूनान के सुप्रसिद्ध चिंतकों प्लेटो, अरस्तु ने चिंतनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी बनने का श्रेय प्राप्त किया है, वहाँ लगभग उसी काल में भारत में कौटिल्य ने व्यावहारिक राजनीति के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। प्लेटो, अरस्तु की रचनाओं ने यूनानी नगर राज्यों के अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्षों का पूर्ण विवेचन करके पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की आधारशिला रखी। इसी भांति कौटिल्य ने अपने से पूर्व के समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके तत्कालीन राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक व्यवस्थाओं के सफल संचालन के निमित्त मानव समाज के समस्त पक्षों का विवेचन करके भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं व्यवहार की परंपरा डाली है। यह दूसरी बात है कि प्राचीन भारत के राजशास्त्र प्रणेताओं ने पाश्चात्य देशों के विद्वानों की भांति विविध राजनीतिक आदर्शों का सैद्धांतिक तथा चिंतनात्मक विवेचन करने की अपेक्षा राजनीतिक व्यवहार की बातों का अधिक विवेचन किया है। प्राचीन एवं मध्य युग के पाश्चात्य चिंतकों की तुलना में यह अध्ययन अधिक व्यावहारिक, अधिक चिंतन जो है वह व्यावहारिक है। कानून, संप्रभुता, स्वतंत्रता एवं अधिकारों की धारणाओं के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों के विचार मुख्यतः चिंतनात्मक हैं। इन धारणाओं के संबंध में वहाँ के विद्वानों के मध्य पर्याप्त मतभेद भी रहे हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से व्यावहारिक राजनीति एवं प्रशासनिक कला का ग्रंथ है, अतः उसके अंतर्गत इन धारणाओं के चिंतनात्मक व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। भारतीय परंपरा में जो भी राजनीतिक विचार थे, कौटिल्य ने उन्हीं के आधार पर शासनिक व्यवहार का विवेचन किया। न तो प्लेटो, अरस्तु की भांति स्वप्नलोकी प्रकृतिवादी आदर्शात्मक राजनीतिक चिंतन किया है। उन्होंने रोमन विधिशास्त्र वेत्ताओं की भांति विधि शास्त्र के आधार पर राजनीतिक विचारों की व्याख्या भी नहीं की है। मध्य युग का यूरोपीय राजनीतिक चिंतन मुख्य रूप से धार्मिक संघर्षों के संदर्भ में ही राजनीतिक आदर्शों की व्याख्या करता है। उसके पश्चात राजनीतिक विचारकों ने विविध आधारों को लेकर राजनीतिक आदर्शों की चिंतनात्मक व्याख्या की है। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों में इनमें से किसी भी आदर्श या परिस्थिति के प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। यद्यपि पाश्चात्य चिंतक मैकियावेली की भांति व्यावहारिक राजनीति का प्रतिपादन कौटिल्य के द्वारा किए जाने पर मैकियावेली से तुलना करते हैं, तथापि उनके विचार मैकियावेली की तुलना में न तो संकीर्ण है न धर्म और नैतिकता विहीन। मैकियावेली के शासन एवं युद्ध कला के सिद्धांत बहुत कुछ कौटिल्य से मिलते हैं और कौटिल्य की भांति मैकियावेली ने भी चिंतनात्मक राजनीति का प्रतिपादन नहीं किया है, परंतु कौटिल्य की समता मैकियावेली से करना उचित नहीं। दोनों की विचारधाराओं में मौलिक भेद इस बात का है कि मैकियावेली धर्म तथा नैतिकता को राजनीति में कोई स्थान नहीं देता, जबकि कौटिल्य के विचारों में इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मैकियावेली के दर्शन का मूलभूत उद्देश्य राज्य की सुरक्षा के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना था,
जबकि कौटिल्य का उद्देश्य एक व्यापक राज्य व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का प्रतिपादन करना था। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का उद्देश्य प्लेटो तथा अरस्तु की भांति व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त जीवन प्रदान करना है। कानून एवं प्रभुसत्ता के संबंध में कौटिल्य के विचार भारतीय परंपरा के अनुकूल हैं। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कानून, स्वतंत्रता, संप्रभुता, अधिकार आदि की धारणाओं के संबंध में निरपेक्ष चिंतन करके इनके आधार पर राजनीतिक चिंतन को समृद्ध बनाया है, परंतु प्राचीन भारतीय विचारकों ने ऐसा नहीं किया है। उनका चिंतन धर्म से ओतप्रोत रहने के कारण निरपेक्ष नहीं हो पाया। इस धारणा में जो भी सत्यांश हो, यह तो मानना पड़ता है कि कौटिल्य ने ही नहीं प्रत्युत प्राचीन भारत के किसी भी राजनीतिक चिंतक ने स्वतंत्रता, संप्रभुता, कानून आदि का विवेचन पाश्चात्य विद्वानों के दृष्टिकोण से करने की चिंता नहीं की। भारतीय परंपरा के अंतर्गत इन आदर्शों का विवेचन उसी रूप में किया जाना संभव ही नहीं था। ये धारणाएं पूर्णतः आधुनिक धारणाएं हैं। संप्रभुता की धारणा के संबंध में कभी कभी यह माना जाता है कि कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत राजा को संप्रभु माना गया है। निसंदेह कौटिल्य की व्यवस्था में राजा शासन के शीर्ष पर है और राज्य की सर्वोच्च शक्ति को धारण करता है, परंतु पाश्चात्य विद्वानों बोधा, हाब्स, ऑगस्टीन आदि राजतंत्रवादियों की भांति कौटिल्य ने निरंकुश प्रभुसत्ता के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है। पाश्चात्य राजतंत्रवादी प्रभुसत्ता को कानून निर्माण के क्षेत्र में अंतिम सत्ता स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से कौटिल्य का राजा संप्रभु नहीं है। कौटिल्य के अनुसार कानून के स्रोत धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजशासन है। राजा का आदेश कानून का सबसे निम्नतर स्रोत है। राजा स्थापित वैदिक धर्म, प्रचलित परंपराओं, शिष्ट तथा शील पुरुषों के आचरण के विरुद्ध कोई आज्ञा जारी नहीं कर सकता। उसका प्रमुख कर्तव्य इन विधियों को बनाए रखना, उसके अनुसार आचरण करना, उनकी रक्षा करना है। इन्हीं के संबंध में वह राजज्ञा जारी कर सकता था। कौटिल्य यह भी मानते हैं कि जनता के कई प्राकृतिक अधिकार हैं जो संप्रभु की शक्ति को मर्यादित करते हैं। इस दृष्टि से कौटिल्य की व्यवस्था में निरंकुश या अमर्यादित प्रभुसत्ता जैसी कोई धारणा नहीं है। लोक प्रभुसत्ता या राजनीतिक प्रभुसत्ता जैसी किसी धारणा का भी उनकी विचारधारा में कोई स्थान नहीं है। कौटिल्य के काल में समाज में विविध प्रकार की जातिगत व व्यावसायिक श्रेणियों, कुलों आदि का अस्तित्व था। इनके अपने परंपरागत कानून तथा नियम होते थे। कौटिल्य उन्हें भी मान्यता देते हैं। राजा को चाहिए कि वह उनका विरोध तब तक न करे जब तक कि वे राज्य के सामान्य कार्य संचालन तथा उद्देश्य के मार्ग में बाधक सिद्ध न हो। न्यायालयों के संबंध में भी यही व्यवस्था अर्थशास्त्र में बताई गई है। शासन कला, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, युद्ध कला की धारणाओं का विवेचन भी अर्थशास्त्र में किया गया है। तत्कालीन विशाल साम्राज्य की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के निमित्त जो व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं, ऐसी विशद व्याख्या कोई भी पाश्चात्य चिंतक नहीं दे पाया है। मैकियावेली का प्रयास अर्थशास्त्र की तुलना में बहुत संकीर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशद व्याख्या अर्थशास्त्र में की गई है। अर्थशास्त्र की संपूर्ण विषय वस्तु व्यावहारिक राजनीति के किसी भी पहलू को उपेक्षित नहीं रखती। इस दृष्टि से अरस्तु के ग्रंथ पॉलिटिक्स की भांति यह अपने में संपूर्ण है। कुछ दृष्टियों में यह उससे भी उत्कृष्ट सिद्ध होती है, क्योंकि यह नगर राज्य व्यवस्था तक सीमित न होकर आधुनिक राष्ट्रीय विशाल राज्यों के लिए भी प्रयुक्त हो सकती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के में प्रतिपादित विचारों के आधार पर एक सुदृढ़ व केंद्रीकृत शासन की स्थापना भी की थी। उन्होंने लोक कल्याणकारी व्यवस्था का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया है, जिसकी चर्चा हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं।
दंड को राज्य की संप्रभु शक्ति माना गया है और न्याय व न्यायपालिका पर भी विवेक सम्मत दृष्टिकोण अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया गया है, जो प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में भी देखने को नहीं मिलता। प्रशासनिक व्यवस्था का भी व्यवस्थित निरूपण किया गया है और यह भी प्राचीन पाश्चात्य विद्वानों के चिंतन में देखने को नहीं मिलता। अब हम यहाँ पर कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना करते हुए इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि कौटिल्य मैकियावेली की तुलना में कितने श्रेष्ठ विचारों का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य की विचारधारा के सर्वाधिक समीप यदि किसी पाश्चात्य विचारक को रखा जाता है तो वह निश्चित रूप से मैकियावेली ही हैं। इन दोनों विचारकों की समानता के कारण ही यदि कुछ विचारक कौटिल्य को मैकियावेली का अग्रदूत कहते हैं तो कुछ भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहते हैं। इन विचारकों में समानताएं असमानताएं हैं, दोनों ही हैं। दोनों ने शासन कला का निरूपण किया है और व्यावहारिक राजनीति पर बल दिया है, राजदर्शन के सिद्धांतों पर नहीं। कौटिल्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र और मैकियावेली का द प्रिंस संबंधित शासकों राजनीतिज्ञों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है। दोनों विचारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समानता धर्म और नैतिक विषयक दृष्टिकोण के संबंध में है। राजनीतिक क्षेत्र के संबंध में दोनों ही विचारकों का दृष्टिकोण है कि श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी साधन उचित हैं। उनके मतानुसार राजनीति में सभी कुछ वैध है और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए विरोधी को किसी भी उपाय से समाप्त करने में कोई अनौचित्य नहीं है। दोनों राज्य के संरक्षक के लिए नैतिक नियमों के बंधन को आवश्यक नहीं मानते और वे राजनीति में आवश्यकता अनुसार छल कपट विश्वासघात और नैतिक दृष्टि से जघन्य समझे जाने वाले अन्य सभी कार्यों का समर्थन करते हैं। आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन में अनेक उपाय ऐसे अपनाने पर बल दिया है जो कि धूर्ततापूर्ण हो सकते हैं। बलवान राजा से रण क्षेत्र में हार जाने पर पराजित राजा विजयी राजा का पराभव किन धूर्ततापूर्ण उपायों से करे, इस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। विजयी राजा पर विष प्रयोग का यह उपाय बताया गया है कि हारे हुए राजा के गुप्तचर रानी की किसी दासी को धन दान से वश में करे, इसके माध्यम से राजा पर विश्वास जमाए और राजा को ऐसी औषधि लगाने को कहे जिससे राजा सदैव रानी के वश में बना रहे। इसी प्रकार मैकियावेली ने राजा को सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक उपायों को अपनाने का परामर्श दिया है। उसके अनुसार राजा को ऊंचे दर्जे का बहुरूपिया और ढोंगी होना चाहिए, शत्रु को मारकर उनके लिए आंसू बहाने चाहिए, उसे ऊपर से ये दिखाना चाहिए कि वह दयालु धार्मिक सच्चा वचनों का पालन करने वाला है, किंतु उसकी मानसिक रचना ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर क्रूरता अधर्म और अनीति के सभी कार्य करे। किंतु कौटिल्य और मैकियावेली के उपयुक्त समानता होने के बाद भी कुछ भेद हैं दोनों में, जिससे हम मैकियावेली से श्रेष्ठ कौटिल्य को कह सकते हैं। मैकियावेली का संपूर्ण विचार दर्शन केवल राजनीति से ही संबंधित है, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न केवल राजनीति वरन संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन किया गया है। अर्थशास्त्र राजनीति के साथ साथ मनोविज्ञान मंत्रशास्त्र का भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र सर्वांगीण सार्वकालिक सार्वदेशिक कृति है और कौटिल्य का मानव जीवन का अध्ययन एवं ज्ञान मैकियावेली की अपेक्षा बहुत अधिक सूक्ष्म गहन और विस्तृत है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के दर्शन में नैतिकता की वैसी उपेक्षा नहीं की गई है जैसी कि मैकियावेली के दर्शन में हुई है। मैकियावेली के दर्शन का मूलभूत उद्देश्य राज्य की सुरक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन करना था, जबकि कौटिल्य का उद्देश्य एक व्यापक राज्य शासन व्यवस्था का प्रतिपादन करना था।
कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का उद्देश्य प्लेटो और अरस्तु की भांति व्यक्ति को पूर्णता का जीवन प्रदान करना है। इस दृष्टि से मैकियावेली को कौटिल्य के स्तर पर नहीं रखा जा सकता। कौटिल्य और प्लेटो की तुलना भी की जाती है, उसको भी हम संक्षेप में देख लेते हैं। समानता देखी जाती है दोनों में कि प्लेटो प्राचीन यूनान का महान दार्शनिक है और कौटिल्य भारत का सबसे प्रमुख राजशास्त्री। इन दोनों के दृष्टिकोणों में आधारभूत भेद हैं, लेकिन कुछ समानताएं हैं। जैसे दोनों ने राज्यों को एक सावयव संगठन माना है। प्लेटो ने राज्य को केवल राजनीतिक संगठन नहीं माना, नैतिक सावयव भी बताया है, जिसके अंतर्गत रहकर ही मनुष्य का पूर्ण विकास संभव है। कौटिल्य ने भी राज्य को सावयव माना है और व्यक्ति के जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करने वाला राज्य को माना है। प्लेटो और कौटिल्य दोनों ने ही किसी न किसी रूप से वर्गीय व्यवस्था का समर्थन किया है। प्लेटो ने जहाँ समाज को 3 वर्गों में बांटा है, यद्यपि उसका विभाजन का आधार मनोवैज्ञानिक है, कौटिल्य ने न्याय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति के कर्तव्यों को निश्चित करते हुए वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है। दोनों ही विचारकों की शासक से संबंधित धारणा भी पर्याप्त समान है। प्लेटो के आदर्श राज्य का शासक दार्शनिक राजा है, जिसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है, और कौटिल्य ने भी व्यक्ति के शासन को श्रेष्ठ माना है, और दोनों ने ही शासक की उचित शिक्षा पर भी पर्याप्त बल दिया है। किंतु इन दोनों विचारकों के जो भेद हैं, चिंतन का जो भेद है, वह अधिक महत्वपूर्ण है। भेद इस तरह से है कि प्लेटो का दृष्टिकोण आदर्शवादी है, कौटिल्य का जो दृष्टिकोण है वह यथार्थवादी है। रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य का चित्रण किया है, जबकि कौटिल्य का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। राज्य के स्वरूप में भी अंतर है। प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी शासन व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। कौटिल्य ने इस प्रकार की किसी व्यवस्था का प्रतिपादन नहीं किया है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा को परामर्श देने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता नहीं समझी है, प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कुछ नहीं लिखा है, जबकि कौटिल्य ने मंत्री परिषद को राजकार्य के लिए आवश्यक माना है और प्रशासनिक व्यवस्था का सविस्तार विवेचन किया है। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने कौटिल्य के समान परराष्ट्र संबंधों, सेना और गुप्तचर व्यवस्था पर भी कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। इस सब में कौटिल्य प्लेटो की तुलना में निश्चित रूप से आगे हो जाते हैं। कौटिल्य एवं अरस्तु की भी तुलना की जाती है, उसे भी हम संक्षेप में देख लेते हैं। एक विचारक के रूप में कौटिल्य प्लेटो की अपेक्षा उसके शिष्य अरस्तु के अधिक समीप है। इन दोनों में कुछ समानताएं देखी जाती हैं। दोनों ही विचारक लगभग समकालीन थे। दोनों अलेक्जेंडर महान के विश्व विजय के काल में जीवित थे। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ की रचना 321 व 300 ईस्वी पूर्व के बीच की थी और अरस्तु ने अपने स्कूल की स्थापना 335 ईस्वी पूर्व में की थी। दोनों में समानता यह है कि अपने अपने देश के महान विजेताओं से निकट संबंध था। कौटिल्य और अरस्तु दोनों ने ही राजशास्त्र को अन्य शास्त्रों की तुलना में उच्च स्थान दिया है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में राजशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र तीनों का विवेचन किया है, लेकिन राजशास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान माना है। इसी प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में आन्वेषिकी, त्रयी वार्ता, दंड नीति का प्रतिपादन किया है, किंतु दंड नीति को विभिन्न शास्त्रों में उचित स्थान प्रदान किया है। दोनों ही विद्वानों ने स्वीकार किया है कि राज्य केवल एक संगठन नहीं, एक सावयव प्राणी है। इन दोनों में अंतिम और महत्वपूर्ण समानता यह है कि दोनों ही लेखक यथार्थवादी हैं और इनके ग्रंथ इतिहास के अध्ययन व वास्तविकताओं पर आधारित हैं। दोनों का ध्येय राजकार्य के क्षेत्र में व्यावहारिक सफलता प्राप्त करवाना है।
दोनों का उद्देश्य और उनके ग्रंथ शासकों और राजनीतिज्ञों के लिए मान्य मार्गदर्शक हैं। धर्म नैतिकता को दोनों ही राजनीति में समुचित महत्व प्रदान करते हैं। उनका दृष्टिकोण सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यावहारिक है, किंतु दोनों ही राजनीतिक विचारकों में महत्वपूर्ण अंतर है। अरस्तु का आदर्श नगर राज्य है, किंतु कौटिल्य का आदर्श विशाल साम्राज्य है। कौटिल्य ने स्वयं मौर्य साम्राज्य की स्थापना में योग दिया। अरस्तु ने अपने ग्रंथ में मुख्यतः राज्य संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कौटिल्य ने राज्य के स्थान पर सरकार और प्रशासनिक कला को भी स्थान प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त अरस्तु ने अपने ग्रंथ में अंतर्राज्य संबंधों के विषय में कुछ नहीं कहा है, जबकि कौटिल्य ने इसका विस्तृत विवेचन किया है। इन भेदों के होते हुए कौटिल्य और अरस्तु दोनों ही अपने अपने देशों के महान राजशास्त्री हैं। मैक्सी ने अरस्तु को महान राज्य शास्त्रवेत्ता बताया है। कौटिल्य को भारत का प्रथम महान राजशास्त्री तथा कूटनीति का पंडित कहा जा सकता है। बंदोपाध्याय के अनुसार महाकाव्यों तथा पुराणों के वीर पुरुषों के बाद भारतीय इतिहास में अन्य किसी का नाम इतना परिचित नहीं है जितना कौटिल्य का है। संपूर्ण भारत में शासन कला तथा कूटनीति का अध्ययन करने वालों को अभी तक उनके नाम से संबंधित नीतियाँ सिखाई जाती हैं। NC बंदोपाध्याय, कौटिल्य, पृष्ठ 1 में बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया कोटेशन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐतिहासिक ग्रंथ है तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में उनके द्वारा सुझाए गए उपाय आज भी प्रासंगिक हैं। पश्चिमी राजदर्शन के जनक अरस्तु के समान ही कौटिल्य को भारतीय राजदर्शन का जनक कहा जा सकता है। सोलेटोर के इस विचार में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। अंत में यह कहना चाहूँगी कि कौटिल्य एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने जो भी सिद्धांत बनाए उन्हें स्वयं प्रयोग करके देखा। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में जब तक राजागण कौटिल्य के सिद्धांतों का पालन करते रहे तब तक भारत उन्नति के चरम शिखर पर बढ़ता रहा। यह कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे और निरंकुश राज्य नहीं चाहते थे। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राजनीति के सिद्धांत उच्च कोटि के तथा मौलिक हैं। इस प्रकार आपका ये अध्याय समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।